उत्प्रेरण, आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी क्या चीजें हैं। इसमें हमको पढ़ने से पहले आपको एक उदाहरण के तौर पे इस पूरी प्रक्रिया को हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको पहले उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएंगे। आपको एकदम ही बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ उत्प्रेरण हमने कभी पढ़ा था। आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या। पहले बार पढ़ लेते हैं इसमें कैटालिसिस उत्प्रेरण क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अंत में अपरिवर्तित रहता है। अंत में क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको अपने घर से विद्यालय जाना है। आपको अपने घर से विद्यालय आपको जाना है, तो जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? मतलब घर से विद्यालय जाएं तो साइकिल से जाएं, या तो पैदल जाएं, या तो मोटरसाइकिल से जाएं, या तो कार से जाएं, या तो फिर किससे जाएं? बस से जाएं। चलिए हम मान लेते हैं कि आप एक बार पैदल जा रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं? बस से जा रहे हैं। तो यदि आप अगर पैदल जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको घर से विद्यालय पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। और यदि बस से जाएंगे उसी दूरी को, यानी कि घर से अपने विद्यालय जाएंगे, अगर बस से जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या लगेगा? बहुत ही कम समय लगेगा। क्या समय का क्या हो रहा है? समय का मतलब हमको बचाव हो रहा है कि समय यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको उतना ही समय नहीं लगता है, बल्कि अलग कम समय लगता है। यदि आप पैदल जाएंगे तो पैदल जाने में आपको ज्यादा समय लगेगा, और यदि बस से जाएंगे तो बस से जाने में कम समय लगेगा। मतलब आपकी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है, मतलब उसकी रासायनिक अभिक्रिया को बदल देता है, परंतु उसमें वो भाग नहीं लेता है। लास्ट में अपरिवर्तित रूप से उसका संगठन, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है और वो भाग निकल जाता है। केवल उसकी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर रहा है। वैसे आपको आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु आपको आपके घर से विद्यालय तक छोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा? बस के द्वारा। यदि आप पैदल जाते हैं तो आपको ज्यादा समय लगेगा, और यदि बस से जाते तो कम समय लगेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे एथीन है, उदाहरण है हमारा एथीन। एथीन को जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? एथेन बनता है। एथेन कैसे बनता है? एक अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो अभिक्रिया कैसे होती है? यहाँ का दो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जुड़ के क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अभिक्रिया तो देखने में एकदम आसान रहेगा, परंतु इस अभिक्रिया को इतना आसान नहीं है। इसको सरल शब्दों में हम नहीं कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया ऐसे होगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसी मैकेनिज्म को समझेंगे। इसके मतलब कैसे कैसे होती है अभिक्रिया, उसके बारे में पहले समझते हैं। पहले हम एक बार इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, हमने ये ग्राफ बनाया किसका? ऊर्जा का और अभिक्रिया निर्देशांक का। हमने किसका ग्राफ बनाया? मतलब कहने का, जब भी कोई अभिक्रिया हम करवाएंगे तो इस अभिक्रिया में होगा क्या? इतना आसान नहीं कि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तुरंत बन जाएगा, इतना आसान नहीं। सबसे पहले तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है इसको इसमें जोड़ने के लिए, एथीन में जोड़ने के लिए, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए एथीन में, तो सबसे पहले हाइड्रोजन 2 है तो इसके बीच में क्या होगा? आबंध होगा। इसके बीच में सहसंयोजक आबंध होगा। इस सहसंयोजन आबंध को तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तब जाके हाइड्रोजन इस पे लगेगा और एक हाइड्रोजन इस पे लगेगा, और इसका भी एक आबंध टूटेगा, तब जाके, मतलब इन आबंधों के टूटने के बाद ही ये इसके साथ जुड़ेंगे। तो जब भी किसी आबंध को रासायनिक अभिक्रिया में तोड़ते हैं तो उसके लिए हमको देना पड़ता है ऊर्जा। क्या देना पड़ता है? ऊर्जा। अब वो ऊर्जा अगर हम दे रहे हैं तो कितनी हो सकती है? तो उस ऊर्जा को हम मान लेते हैं, हमने मान लेते हैं, केवल मान लेते हैं इस हाइड्रोजन के बंध को तोड़ने के लिए हमारे पास
हमारे पास 1000 किलो जूल पर मोल है, मतलब एक मोल को तोड़ने में 1000 किलो जूल की ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। मतलब 1000 ऊर्जा 1000 किलो जूल ऊर्जा को हम दे रहे हैं। अगर इतना ऊर्जा देंगे तब ये हाइड्रोजन का आबंध टूटेगा, और हाइड्रोजन का आबंध टूटेगा तब जाके इसके साथ जुड़ेगा। किसके साथ? एथीन के साथ। और एथीन के साथ जुड़ेगा तब जाके बनाएगा एथेन। तो हम इसके एक ग्राफ को देखते हैं। तो हमने कितनी ऊर्जा देना पड़ रहा है? 1000। अभिक्रिया का निर्देशांक मतलब अभिक्रिया तब क्या बन रही है, क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम कह लेते हैं हमारे पास यहाँ पे अभिकारक है। यहाँ पे क्या है? अभिकारक। मान लेते हैं अभिकारक हमारे पास जो है यहाँ पे वो है CH2, और इसके साथ हमको हाइड्रोजन को जोड़ देना। इसके साथ यदि हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं तो इसके हाइड्रोजन को तोड़ने के, हमने कहा कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो पहले उसके अंदर के जितने भी बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। अगर तोड़ेंगे तभी जाके ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने मान लिया, ये माना है हमने, वास्तव में ऐसा नहीं होता है पर हमने ये मान के, हमने उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि मान लिया हमने, माना 1000 जूल हम दे रहे हैं। जब 1000 जूल देंगे तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया का ऊर्जा कितना है हमारे पास? यहाँ पर जो अभिक्रिया की ऊर्जा मिल रही है वो कितनी है? मतलब इतनी ऊर्जा हम दे रहे हैं, ऊर्जा यहाँ पे बढ़ रही है, ऊर्जा इधर बढ़ने का क्रम है, अभिक्रिया का इधर निर्देशांक है, तो ऊर्जा बढ़ रही है। तो ऊर्जा हमने कितना बढ़ाया? 1000 हमने किलो जूल ऊर्जा को अब बढ़ाए। तो अभिक्रिया यहाँ पे जाके फिर अब ये उत्पाद बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम जो ऊर्जा दे रहे हैं, इस ऊर्जा को यानी कि अभिक्रिया को होने के लिए जो हम ऊर्जा देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? कि अभिक्रिया स्टार्ट हो जाए इतना ऊर्जा दे, तो उसको बोलते हैं क्या? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। सब आए? क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, इसको कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। अब ये उत्पाद अभिकारक भी धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा? उत्पाद। अब उत्पाद हमारा क्या मिला था? एथेन मिलेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास क्या मिला? एथेन मिला। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है हमको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, परंतु अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक चीज रखेंगे, उत्प्रेरक। क्या रखेंगे? उत्प्रेरक। अब देखेंगे इस अभिक्रिया में क्या ये उत्प्रेरक रखने की स्थिति में कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे क्या होता है, क्या इसको इसके हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने के लिए 1000 किलो जूल पर मोल हमने एनर्जी दी और ये अभिक्रिया होने लगी। जब ये अभिक्रिया हो जाएगी तो अब अभिक्रिया होगी, किसमें बदलेगी? उत्पाद। किसमें बदलेगी? उत्पाद। जब ये उत्पाद बदलेगी तो यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है इसको बोलेंगे अभिक्रिया का पद। अभिक्रिया का पद, अभिक्रिया का क्या बोलते हैं? पद। और ये किस स्थिति में? बिना उत्प्रेरक बिना उत्प्रेरक के। अब इसको एक बार हम करवाएंगे उत्प्रेरक। अब जैसे कि हम समझ लेते हैं, अगर हम इसको अभिक्रिया करवाने के लिए यहाँ पे रख देते हैं उत्प्रेरक। अब यहाँ पे इसको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। निकिल है, निकिल हमारे पास ये उत्प्रेरक है। अब ये उत्प्रेरक क्या करेगा? हाइड्रोजन जो आबंध है, जो यहाँ के हाइड्रोजन आबंध है उनके बीच में बहुत ही क्या है? बहुत मजबूत, उसमें एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, खूब बढ़िया से पकड़े हुए झगड़ा करने के लिए। क्या कर रहे हैं? खूब एकदम बढ़िया से पकड़े हुए झगड़ा करने के लिए ये जो हाइड्रोजन आबंध है खूब एकदम बढ़िया से पकड़े हुए। अब निखिल आएगा, क्या करेगा? दोनों को ऐसे पकड़ेगा, दोनों को ऐसे पकड़ लेगा। जब दोनों को ऐसे पकड़ेगा तो ये जो हाइड्रोजन आबंध आपस में ऐसे बने हुए बहुत तेजी से, वो क्या करेंगे? उनके बीच का जो आबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, यदि निकिल उत्प्रेरक आएगा तो करेगा क्या? कि हाइड्रोजन जो आबंध बहुत मजबूती से आपस में झगड़ा करके पकड़े रखे हैं, अब उन दोनों को ऐसे पकड़ेगा और पकड़ के जब दोनों को खींचेगा तो उनके बीच ये जो आबंध है, उनके बीच जो ये आबंध है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ये आबंध क्या हो जाएगा? एकदम कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा कि अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा। तो जब इसके हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स की जो आबंध है इसको जब अधिशोषित करेगा और अपने साथ आबंध बना लेगा, क्या कर लेगा? अपने साथ को आबंध। वैसे ही अभिकारक में दोनों चीजें हैं, तो ये एथीन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोजन
जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, इन दोनों को जब जोड़ लेगा तो यहाँ के इनके बीच का आबंध जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब इनको अभिक्रिया करने में, अब इनको अभिक्रिया होने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बंध इसका पहले ही मजबूत हो गया। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। अब ये निकिल क्या कर रहा है, इनकी अभिक्रिया होने में सहायता कर रहा है। जैसे हमने ये बताया था कि आपको स्कूल से, घर से स्कूल जाना है, घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो घर से स्कूल जाने के लिए आपको एक बार पैदल चलना है, एक बार किससे चलना है, बस से चलना है। तो यदि आप एक बार पैदल चल रहे हैं, तो पैदल अगर आप चल रहे हैं तो उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा खत्म होगी उसमें। और यदि बस से जा रहे हैं तो आपकी ऊर्जा भी कम बचेगी, कम होगी, और आप जल्दी से पहुंच भी जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम अभिक्रिया को करवा रहे हैं बिना उत्प्रेरक, तो अभिक्रिया को हमको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच के पहले आबंध को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके अभिक्रिया होलाई। जितनी ऊर्जा को हम देते हैं उसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। अब अगर हम उस अभिक्रिया को कराने के लिए हम निकिल की उपस्थिति रख दें, तो निकिल क्या करता है, जो दोनों बढ़िया से झगड़ा करे रखे थे, पकड़े रहते हैं, जो दोनों आपस में बढ़िया से पकड़े रहते हैं, अब उन दोनों को क्या करता है, दोनों को ऐसे पकड़ के जब खींचता है तो उनके बीच का जो आबंध होगा वो कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा तब आपस में सब मिलकर क्या करने लगे, अभिक्रिया करने लगे। तो हाइड्रोजन जल्दी से टूटेगा और इसके एथीन के साथ जुड़ जाएगा। दोनों एथीन के साथ किसके साथ जुड़ जाएगा, इन दोनों के साथ आके जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो अब क्या करेगा निकिल, निकिल दोनों को बढ़िया से जोड़ देगा। जब दोनों को बढ़िया से जोड़ देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, एथीन बन जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेगा ये निकिल, ये जो अभिक्रिया हुई, अब ये उत्पाद अगर बन गया, तो जब ये उत्पाद बन गया तो अब इसको बाहर कर देगा, मतलब उत्पाद से अलग करके ये हट जाएगा। तेज की होती है क्रिया विधि। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके अभिक्रिया का उत्पाद। तब हम देखते हैं दूसरी बार, पहली बार के लिए सक्रिय ऊर्जा का ग्राफ ये बना। अब दूसरी बार, यदि हम इसमें निकिल की उपस्थिति रख रहे हैं, निकिल को रख रहे हैं उत्प्रेरक को, अब यहाँ से अब जो हमको ऊर्जा देनी पड़ी उससे कम देना पड़ेगा। ऊर्जा तो हमने कितना दिया इसमें, हमने कह लिया इसका 500, मतलब कम ऊर्जा देना पड़ा। क्यों कम? क्योंकि निकिल रख रहे हैं तो आधे तो बॉन्ड तोड़ने में निकिल ही ऊर्जा के क्या कर देगा, वो कर देगा। मतलब जैसे कि उसको जुड़ने में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने कह दिया कि 500 किलो जूल पर मोल ये निकिल की उपस्थिति में हो रहा है। किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में। अगर निकिल की उपस्थिति में 500 किलो जूल पर मोल ऊर्जा का व्यय हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो अभिकारक है, अभिकारक जो है वो मिलके क्या बनेगा, जल्दी से उत्पाद बनाएगा और ये हमको मिलेगा। और ये बोलेंगे ये जो अभिक्रिया का पथ होगा, अभिक्रिया का पथ ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, किसकी उपस्थिति में, ये वाला जो होगा अभिक्रिया का पथ, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति। देखिए अब यहाँ पे इतनी कम एनर्जी देनी पड़ी, तो जो यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये ऊर्जा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यो अब इसके आगे वाले भाग को देखते हैं हम, क्या क्या होती है ऐसे आगे अभिक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं इसको। हमने क्या कहा कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, तो अगर ये अभिक्रिया हो रही है, एथीन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आबंध होंगे, बहुत ही मजबूत तरीके से जुड़ेंगे। पहले हाइड्रोजन के आबंध को तोड़ेंगे, तब जाके इसके साथ जोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 1000 किलो जूल ऊर्जा देना पड़ेगा, 1000 किलो जूल पर मोल ऊर्जा देना पड़ेगा। तो देंगे तो यहाँ से अभिक्रिया का वेग यहाँ तक जाएगा, एक इसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब उत्पाद बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उत्पाद बदला बिना उत्प्रेरक के 1000 ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, परंतु यदि उत्प्रेरक को रखेंगे तो जो हाइड्रोजन दोनों जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से बढ़िया से बंधे रहेंगे, उनको दोनों को पकड़ेगा और निकिल और अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके जो बीच के आबंध है, उनके बीच के जो आबंध जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और टूट जाएंगे। जब कमजोर होने के बाद क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो टूटेंगे तो फिर जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके साथ, एथीन के साथ। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो हाइड्रोजन के बीच आबंध है वो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। उनको तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके वो टूटेगा। अब टूटेगा तभी जाके अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले आबंध टूटते हैं,
उसके बाद जुड़ते हैं तब जाके अभिक्रिया का संपन्न होता है, अभिक्रिया जाके संपन्न होती है। तो वही बात यहाँ पे है कि जब हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बीच आबंध होगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति रखते हैं वहां पे, तो निकिल क्या करेगा, दोनों अगर हाइड्रोजन आबंध बढ़िया से बने हुए हैं तो उन दोनों को ऐसे पकड़ेगा, जब खींचेगा तो उनके बीच का जो आबंध है वो कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा तो जल्दी जल्दी से क्या करेगा, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों के आबंध टूटेंगे, क्योंकि इसमें भी तो आबंध टूट रहा है, तो इसके भी टूट सकते हैं, उसके भी टूट जाएंगे। दोनों टूटने के बाद ही जुड़ेंगे, तब जाके क्या बनेगा, निकिल की सतह पर क्या बनेगा, एथेन बनेगा। और ये एथेन क्या करेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। और किससे अलग होगा, निकिल से। जब निकिल से अलग हो गया मतलब इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन है। उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में वेग को परिवर्तित कर, मतलब अभिक्रिया पहले ज्यादा ऊर्जा देकर और ज्यादा समय भी लेगी, है ना, ज्यादा अभिक्रिया को ज्यादा ऊर्जा देना पड़ रहा है और ज्यादा समय भी लग रहा है। तो इस अभिक्रिया को करवाने के लिए अभिक्रिया का वेग परिवर्तित कर देता है, मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अंत में अपरिवर्तित रहता है। इस निकिल के द्रव्यमान और बनावट संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे केवल अभिक्रिया क्या हो गई, जैसे कि अब यहाँ पे इसको कह सकते हैं हम कि आप है और ये क्या है, बस। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना था, आपको यहाँ से यहाँ तक एथेन के पास जाना था, तो उसने क्या किया, आपको अपने ऊपर बैठाया और आपको एथेन के पास पहुंचा दिया। ठीक है, अब आप चाहे जिस स्थिति में, उससे नहीं मतलब, पर आपको पहुंचाना उसका काम है, आपको ये पहुंचा दिया। मतलब कहने का वही है कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, जो लिखा गया उत्प्रेरण, ठीक है, उत्प्रेरण में दो चीजें होती है, एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं, जो उत्प्रेरण की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर दे या बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा कोई आएगा जो इस उत्प्रेरक आयरन को, है ना, और सक्रिय कर देगा, ताकि वो जल्दी जल्दी से इन अभिक्रियाओं को करवा सके। ऐसे सुनिए, उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो ऐसा कोई पदार्थ आएगा जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाएगा, न कि अभिक्रिया की क्षमता को, क्योंकि जब उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाएगा तब जाके क्या हो जाएगा, वो उत्प्रेरक और तेजी से होने लगेगा, वो उत्प्रेरक क्या होने लगेगा, और तेजी से होने लगेगा। इससे हमको जल्दी क्या मिलेगा, अमूल्य। दूसरी बात, अब इसमें ये क्या कहलाएगा, ये वर्धक कहलाएगा। मोलिब्डेनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होगा, ये क्या होगा, वर्धक कहलाएगा। मतलब ये दोनों चीजें जो है इस उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, इस उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, और यदि ये आयरन जो है, आयरन इसकी क्षमता को कम करने वाला जो होगा, उसका नाम होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करेंगे, अभिक्रिया की जो ये उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक की क्षमता को घटाने वाले होंगे, उत्प्रेरक विष उन्हें कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्हें विष कहेंगे, क्योंकि यह उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देते हैं। यह अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसकी क्षमता को, यानी कि उत्प्रेरक की क्षमता को ये घटा देंगे, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बहुत ही धीमे चलने लगेगी। और जैसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे ये Fe है, ये Fe की उत्प्रेरक की सतह पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, अभिक्रिया तेजी से क्या हो रहे हैं, अधिशोषित होकर अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। लेकिन जो ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की जो क्षमता को बढ़ाने वाला, इस उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाने वाला कौन आएगा, मोलिब्डेनम, और कौन आएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये क्या करेंगे, इसकी क्षमता को और तेजी से बढ़ा देंगे, ताकि इसकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अधिशोषित हो और इस अभिक्रिया को और तेजी से होने लगे। उसके बाद अगर ये दोनों आ गए, ये दोनों हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये दोनों आते हैं तो इसकी क्षमता को कम कर देंगे। जो अधिशोषित हो रही थी जल्दी जल्दी ये दोनों चीजें, वो अब जल्दी जल्दी अधिशोषित नहीं होंगी, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाएगा, उसका वेग घट जाएगा। ठीक है, तो जो
उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? जो उत्प्रेरक की क्षमता को घटाते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को घटाते हैं, और जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।